A very good morning student. This is Nalini Singh and from today we are going to start chapter 5 जिसका नाम है Emerging Modes of Business. So in this chapter we have to learn about electronic commerce which is also called e-commerce. मतलब कॉमर्स की ऑल दोज एक्टिविटी जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स. ठीक है, तो उसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के इंट्रोडक्शन को हम देखते हैं. This is the age of electronic technique have prevented every aspect of human life. आपने देखा ही होगा ह्यूमन लाइफ में जितनी भी चीज़ें आसपास जितनी भी चीज़ें हैं यूज़फुल अवेलेबल वो क्या है, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही है. बिजनेस एक्टिविटी टू हैव नॉट रिमेन अनटच्ड बाय द दीज टेक्निक्स. तो बिजनेस की इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस तो यहाँ पे बिजनेस भी इन टेक्निक से अनटच नहीं है. मॉडर्न टेक्निक्स को देखें तो बिज़नेस में जो बिज़नेस चल रहा है वो भी इन टेक्निक के थ्रू चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोन अप कर रहा है. राइट, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बिजनेस जो है आजकल, ऑनलाइन शॉपिंग मोबाइल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, कई सारे ऐप्स के थ्रू जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक का ही मीडियम है. सो modern business practice are being greatly influenced by novel internet commerce practice and non-internet e-commerce practice. So modern business practice वो क्या है, एक e-commerce है and non-internet e-commerce practice है. Internet business is a opening new and opportunity for retailer, wholesaler, producer and even for the service sectors. So e-commerce और internet business क्या है, वो कई सारे लोगों को कई सारी नई opportunities provide कर रहा है for the रिटेलर्स, होलसेलर, प्रोड्यूसर एंड कई सारे सर्विसेज सेक्टर्स को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो रही है. इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज बीइंग टू लाइन द इंटरनेट फंक्शनिंग फॉर सेल मार्केटिंग. सो इंटरनेट बिजनेस में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पर्सनल डिपार्टमेंट, रिकॉर्डिंग एंड इंफॉर्मेशन इज यूटिलाइजेशन मोर एफिशिएंट मोड्स फॉर द पेपर बेस्ड वन. तो यहाँ पे कई सारे मोड्स हैं जो कि इंटरनेट के हेल्प से होते हैं, जिससे कि कई सारे बड़ी बड़ी कंपनीज को कई सारी एडवांटेजेस भी प्रोवाइड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स. ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. ई कॉमर्स जैसा कि कॉमर्स है वैसा ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. बट ई कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, दैट्स इट. It can be simply understood as a transacting business by using electronic media. So, electronic media के through if we are doing some business that is called e-commerce or electronic commerce. It is also called online trading. इसको क्या बोल सकते हैं हम e-commerce के अलावा? online trading. Okay, आप चाहे तो उसको underline भी कर लीजिएगा. So e-commerce is very modern concept which describe the purchase, sales and exchange of product. किसी भी product को जब हम purchase, sales and exchange करते हैं then it is called e-commerce. जो कि हम online shopping करते हैं तो हम purchase करते हैं, हमें कोई sale करता है, sometimes हम क्या करते हैं, exchange. Okay, so services or information over the internet through the medium of a computer. E-commerce is all about trading of product and service via the electronic media. Now we come to the definition. So e-commerce is a transacting of prominent activities of a business with the help of electronic commerce media. Dr. Janardhan has defined e-commerce as the electronic commerce between various elements including consumer, supplier, business partner, government organization and financial institutions. So e-commerce है किससे इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं जो कि इंक्लूड है, कंज्यूमर, सप्लायर, बिजनेस पार्टनर, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. वो इंस्टीट्यूशन जो कि हमको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे हो गया मीनिंग और डेफिनेशन. अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की यूटिलिटी क्या है, मतलब ई कॉमर्स के थ्रू आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती है. ओके, सो यहाँ पे देखते हैं. Opportunities of e-commerce are not only available in large company or in government department. जो e-commerce की अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ लार्ज कंपनी और गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं बल्कि ये स्मॉल और मीडियम साइज के बिजनेस के लिए भी अवेलेबल है. These firms too are seeking way
एंड मीन्स टू स्प्रेड देयर बिजनेस। इसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने लोकल बिजनेस को इंटरनेट के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हो और अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा एरिया तक स्प्रेड कर पाते हो। साथ साथ क्या है, इंटरनेट की हेल्प से क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। बिसाइड दिस बिजनेस ई-कॉमर्स प्रोवाइडिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज मेजर अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। हर कंट्री को, क्योंकि आपका नेशनल लेवल पे ग्रोथ हो रहा है, तो हर अपॉर्चुनिटी ही प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। इट कैन बी अ सिंपल मीन फॉर देम टू एंटर इन अ ग्लोबल मार्केट। इंटरनेट के माध्यम से ई कॉमर्स में आप क्या करते हो, ग्लोबल मार्केट तक आपको आसानी से पहुंचने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होता है। ऑल्सो इट कैन बी द लॉन्चिंग पैड फॉर एलिमेंटिंग द वास्ट इज बिटवीन द रिच एंड पुअर कंट्रीज। जो रिच और पुअर कंट्रीज होती है उनमें भी आपको एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। तो यहाँ पे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती है, जिससे कि आप कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन कर सकते हो, अपने लॉन्च कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन डिस्प्ले कर सकते हो और उसकी सेलिंग भी कर सकते हो, जिससे कि आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलती है। ठीक ना, हम देख लेते हैं कि इन द फॉलोइंग आर द बिजनेस एरियाज इन विच ई कॉमर्स एंड बॉट टू यूज़। कस्टमर सर्च कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। सेल्स और उसकी इंक्वायरी मिल जाती है, आपको इन्फॉर्मेशन, पब्लिकेशन, कम्युनिकेशन का सोर्स मिल जाता है, आपकी मार्केटिंग होती है, सेल्स और परचेस प्रोसेस होती है, हम अपने गुड्स और प्रोडक्ट का परचेस कर पाते हैं और सेल भी कर पाते हैं। ऑर्डरिंग द कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, डिलीवरी एंड पेमेंट भी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड समटाइम्स क्या करते हैं हम, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक्सचेंज करना एक्सेट्रा, समटाइम रिपेयर्स का। फाइनेंशियली मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस होता है। बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डिस्काउंट, ऑर्डर, कस्टमर, ये सारी चीज़ें होती है। साथ साथ पब्लिक रिलेशंस, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ भी होती है जो कि ई कॉमर्स के थ्रू होती है। तो ये थे अपॉर्चुनिटीज़ एंड यूटिलिटी ऑफ ई कॉमर्स। अब हम बात करते हैं ई कॉमर्स से आपको बेनिफिट क्या क्या होता है। तो ई कॉमर्स से आपको क्या होता है, एक पेपरलेस बिजनेस होता है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, आपको आसानी से घर बैठे कई सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, साथ ही साथ जो सेलर होते हैं उसे कस्टमर मिल जाते हैं। तो इस तरह से कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं हमें ई कॉमर्स के थ्रू। सो ई कॉमर्स हैज़ ए बेनिफिटेड नॉट ओनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो कस्टमर, यूजर्स एज वेल एज द होल सोसाइटी। तो ई कॉमर्स की बात करें तो पूरी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, कस्टमर, सप्लायर, होलसेलर, रिटेलर, सबको ही कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिल रहा है। इट इज़ सो यूज़र फ्रेंडली एंड कन्वीनियंट। ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट एंड यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि आपको यहाँ पे कहीं जाना नहीं पड़ता है, शॉप तक भी नहीं जाना पड़ता और आपको आपके घर तक में चीज़ें अवेलेबल हो जाती है और इसकी डिलीवरी भी हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स, कुछ पॉइंट्स की। इट हैज़ इन्हांस द रिच एंड बिजनेस एस्टैब्लिश। टुडे दीज फर्म्स आर एबल टू रीच आउट ऑफ कस्टमर। इसके थ्रू क्या होता है, आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कस्टमर मिल जाते हैं, आपको नया मार्केट इस्टेब्लिश करने की जगह मिल जाती है। इसके बाद इट हैज़ एबल्स कस्टमर टू रिसीव इमीडिएट रिप्लाई। इसके क्या होता है कि जो कस्टमर की रिप्लाई क्यूरीज या प्रॉब्लम होती है उसका क्या इमीडिएट रिप्लाई प्रोवाइड हो जाता है। ये टाइम को सेव करती है, डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करती है, कंज्यूमर के साथ कांटेक्ट रहता है और ये काफ़ी ज़्यादा। फिफ्थ पॉइंट पे बात करते हैं, इट एबल्स द कंपनी टू फोकस इन अटेंशन ऑन स्पेसिफिक काइंड ऑफ कस्टमर। क्या होता है, कंपनी क्या करती है, कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स को अटेंशन प्रोवाइड करती है। एफिशिएंट सेल्स होता है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बिना किसी प्रॉब्लम के आपके कंप्लेंट सुन ली जाती है, आपकी कंप्लेंट सॉल्व कर दी जाती है। इस तरह के कई सारे पेपरलेस, पेपर फ्री ट्रांजैक्शन होता है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, काफ़ी क्विक पेमेंट हो जाती है, इसमें टाइम सेव होता है, आने जाने का टाइम सेव होता है और ये सारी चीज़ें होती है इन द ई कॉमर्स। तो ये पॉइंट्स आप सारे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमें ये बात करनी है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। मतलब कि जब हम ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए जिससे कि हम ई कॉमर्स को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ और बिजनेस में, राइट।
तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कि रिक्वायर्ड कंपोनेंट और एलिमेंट्स है। तो पहला क्या है, कस्टमर कंप्यूटर सिस्टम। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट के लिए कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर सिस्टम में आपके पास क्या होना चाहिए, सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन। आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप तभी नेशनल के बारे में मतलब आप दूसरों से कनेक्ट हो पाएंगे और अपना सारा कुछ बिजनेस का प्रोसेस कर पाएंगे। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकली क्वालिफाइड वर्क फोर्स। आपके पास जो होना चाहिए काम करने वाले वो टेक्निकली आपको भी क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं, आपको इतना होना चाहिए कि ये सारा प्रोसेस होता कैसा है, हाउ टू मैनेज कंप्यूटर और हाउ टू कनेक्ट इंटरनेट, और इसके बाद इस सिस्टम में किस तरह से काम किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए। सेफ सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट, तो जो हमारा सेफ मोड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पैसे का रिसीव और पेमेंट का भी काम होता है, तो आपके पास इसमें सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेल डिज़ाइन वेबसाइट। लास्ट पॉइंट है, जब आप ई कॉमर्स में अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस से रिलेटेड एक प्रॉपर वेबसाइट होना चाहिए विच इज़ वेल डिज़ाइन, जिसको ओपन करते ही आपके कस्टमर को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए रिगार्डिंग प्रोडक्ट और योर बिजनेस। तो इस तरह की चीज़ें इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होने चाहिए ई कॉमर्स में जब हम ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, विच इज़ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। सो यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, मतलब कि जब हम ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे कई सारी ड्रॉबैक्स भी देखे जाते हैं, तो कुछ सिक्योरिटी और सेफ्टी भी प्रोवाइड होना चाहिए जब हम बिजनेस का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सो द इंटरनेट प्रेजेंट अ कंसर्न सोर्सेज ऑफ इनसिक्योरिटीज़। क्या होता है, इंटरनेट में कई सारी ऐसी चीज़ें मिस यूज और ऐसी चीज़ें होती, हैकर्स होते हैं जो कि हमारे इन्फॉर्मेशन हैक करके हमारा अकाउंट ब्लॉक कर लेते हैं और हमारे अकाउंट से सारी जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो उन तक पहुंच जाती है और जिससे हमारा अकाउंट खाली हो जाता है। तो कई सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए, हमारे कस्टमर को इनसिक्योर नहीं होना चाहिए जब वो पेमेंट करें। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें दी है इनसिक्योरिटीज़ के लिए। टूवर्ड्स द कस्टमर, दिस कंसिस्ट इन द मैनर इन विच द कस्टमर कुड बी मिसरिप्रेजेंटेड थ्रू द यूज़ ऑफ इक्विपमेंट और इवन समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कस्टमर की लेकर या फिर क्रेडिट कार्ड की लेकर मिसयूज़ करते हैं। तो ये सब भी ध्यान रखना चाहिए और हमें भी कस्टमर को भी सतर्क रहना चाहिए। टूवर्ड्स द सेलर, दिस कंसिस्ट इन द सेलर चीटिंग द कस्टमर इज डीलिंग, देयर आर जस्ट आर एस्टैब्लिश। समटाइम क्या होता है कि कुछ फेक वेबसाइट्स होती हैं, कुछ फेक सप्लायर्स होते हैं जो कि मिसयूज़ करते हैं, गलत चीज़ें गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब भी हम कुछ शॉपिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं पेमेंट, तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, मतलब उसका एज अ प्रूफ होना चाहिए, हमारे पास कुछ प्रमाण होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन मतलब होता है कि प्रमाणीकरण। तो ऐसे कहीं भी हम पैसे नहीं भेज सकते या फिर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। उसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी, तो मतलब गोपनीयता होनी चाहिए, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो अनऑथोराइज्ड पर्सन के पास नहीं होनी चाहिए। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपकी मैसेज में कोई किसी तरह की अल्टरनेटिंग की पॉसिबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। नॉन रेपुटेशन नहीं होना चाहिए, इनकरप्शन नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ पूरी मतलब सुरक्षा होनी चाहिए। फिर डिजिटल सिग्नेचर, अ डिजिटल सिग्नेचर कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर ऑफ ए मैसेज। जो मैसेज भेज रहा है उसमें देखो किसी तरह का अल्टरेशन नहीं होना चाहिए और डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। आपने देखा होगा कई प्रोडक्ट आते हैं जिससे कि हम आजकल डिजिटल सिग्नेचर करवाए जाते हैं। तो यूजेस ऑफ एंटीवायरस सिस्टम, नेक्स्ट है कि हम ई कॉमर्स के वायरसेस से बचने के लिए हमारे पास एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। कोडिफिकेशन भी होना चाहिए, जो हमारे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसका क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए और कोडिफिकेशन होना चाहिए, ताकि कोडिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे कि उसका मिसयूज़ ना हो पाए। नाउ द नेक्स्ट इज
प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, मतलब ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो जिस तरह से हम कोई भी ऑनलाइन वेब चीज़ें खरीदते हैं, किसी भी, क्या करते हैं, पहले अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ब्राउज़र्स द वेब पेज, हम पहले किसी भी कंपनी जहाँ पे हमें प्रोडक्ट लेना है उसके वेब पेज पे जाते हैं और फिर हम अपनी शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर शॉपिंग स्टार्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हम कार्ड में ऐड करते हैं और फिर उसके बाद हम देख भी सकते हैं जो चीज़ हमें रिमूव और ऐड करनी है, अल्टर करना है। तो फिर जितने भी आइटम जो हमें लेना है उसकी लिस्ट हम रखते हैं एंड कॉस्ट देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें परचेस क्या करना है। उसके बाद हम उसको क्लिक करते हैं पेमेंट बटन पे, बाय नाउ करके। फिर हम क्या, जो सिंपली क्रेडिट कार्ड या फिर जिस तरह से COD, जिस तरह से भी हम पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड पे करते हैं। एक बार जब हम ये प्रोसेस कर देते हैं तो क्या होता है, पेमेंट डायरेक्ट सेंड हो जाता है, किसके पास चला जाता है, सेलर के पास, और फिर प्रोडक्ट हमारे पास पहुंच जाता है कुछ दिनों बाद। तो था ये प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। जैसे कि हम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं, जो प्रोसेस होता है उसी तरह से आपको लिखना है और कुछ अलग से नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हमने ई कॉमर्स के बेनिफिट, अपॉर्चुनिटी और प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ आउटसोर्सिंग सर्विस। आउटसोर्सिंग सर्विस के मतलब समझ रहे हो, आउटसोर्स का क्या मतलब होता है, बाहरी, मतलब बाहर, और सर्विस का यहाँ मतलब है ठेका, मतलब जो हम सर्विस लेते हैं, सेवा लेते हैं। तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग सर्विस का हिंदी मीनिंग होता है बाहरी ठेका। मतलब किसी काम के लिए अगर हम किसी और को ठेका दे रहे हैं तो वो हम इसको क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग सर्विस। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ऐसी कुछ सर्विस जो कि हम किसी पर्टिकुलर एजेंसी से लेते हैं, जो ऐसी एजेंसी जो कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे एक कोई एजेंसी है जो सिर्फ एडवर्टीज़मेंट या फिर कोरियर का काम करती है। तो हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, हमारे पास बहुत सारे काम हैं, तो हम ऐसे छोटे छोटे काम इन एजेंसी को प्रोवाइड कर देते हैं, हम खुद अपनी कंपनी में नहीं करते। तो इस तरह से क्या होता है, ये आउटसोर्सिंग सर्विस, मतलब हम बाहर से कोई सर्विस ले रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे मीनिंग समझते हैं, मीनिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज रेफर टू द एक्ट ऑफ डीलिंग विद कस्टमर। सर्विस आर द बेनिफिट्स दैट द एक्सटेंडेड टू कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल repairs and maintenance, courier service, advertisement, marketing, research, public relation, underwriting, managing of public issues। तो इतने सारे जो भी चीज़ें हैं वो हम अपने कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हम खुद ना करके किसी एजेंसी या फिर किसी दूसरी कंपनी से सर्विस लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग सर्विस। सो सर्विसेज ऑल्सो कैन ऑल्सो बी for sale, advertisement, courier service, communication service, etc. It can be extended for a sold product free of cost like repairs and refrigerator, TV, etc. तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा आउटसोर्सिंग सर्विस का क्या मतलब है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सर्विसेज। तो इस जो सर्विस होती है उसकी नेचर क्या होती है। सो इट शुड बी इंटेंजिबिलिटी। When someone buy a shampoo, she can verify it physically। मतलब जो कि हमने जो भी ले रहे हैं उसको हम टेस्ट कर सकें। Inseparability, service cannot be held up against their provider or seller, teacher, singer, truthfulity and predictability. So these are the natures of service. Now we talk about the concept of आउटसोर्सिंग सर्विस। आउटसोर्सिंग सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या है। द आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, इट इज़ वेरी मॉडर्न कॉन्सेप्ट। द टर्म रेफर्स टू अवेलिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्विस फ्रॉम एजेंट एक्सटर्नल टू one's own organization at economical rate. For example, a company insists of setting up its own advertisement department could outsource an advertisement requirement at economical rate। जो मैंने आपको बताया वही कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है। एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कि सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करती है एडवर्टीज़मेंट की, जिनको एडवर्टीज़मेंट कराना है वो उस कंपनी को काम देती है और उसके लिए एक रेट जो भी फिक्स रहता है वो रेट वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेती है। तो ये होता है आउटसोर्सिंग सर्विस। नाउ वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग।
आप आउटसोर्सिंग सर्विस क्या होती है, कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब जैसे एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी है तो वो क्या है, स्पेशलिटी है उसकी, वो स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट की ही सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, वो स्पेसिफिक काम करती है और उसी काम पे जोर देती है, तो वो काम हमें बेहतर, उसकी क्वालिटी अच्छी मिलती है, सर्विस अच्छी मिलती है, हमारा काम जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग, गेटिंग वर्क डन थ्रू आउटसाइडर। तो आउटसोर्सिंग सर्विस में क्या होता है, जो हमें काम मिलता है वो कहाँ से मिलता है, बाहर से, बाहर की कोई एजेंसी या कंपनी हमें हमारा काम करके देती है, दैट इज़ कॉल्ड गेटिंग वर्क डन थ्रू आउटसाइडर्स। ठीक है, हम आउटसाइडर से काम लेते हैं। बाद गेटिंग बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि एक स्पेसिफिक कंपनी है जो कि वही पर्टिकुलर काम करती है, तो इससे क्या होगा, जो क्वालिटी मिलेगी एज़ कंपेरिजन टू अदर, और हम खुद करेंगे तो उससे, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो वही काम करती है, स्पेशलिटीज़ है उसकी, तो हमें क्वालिटी अच्छी मिलेगी हमारे गुड्स और सर्विस की। तो जब हमें बेटर क्वालिटी चाहिए तो हम किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी को देते हैं। इन्हांसमेंट इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो क्वांटिटी होती है प्रोडक्ट की वो भी काफ़ी मतलब बढ़ती, इन्हांस होती है। सो आउटसोर्सिंग सर्व टू इन्हांस नॉट ओनली अ क्वालिटी, ये सिर्फ क्वालिटी नहीं बल्कि क्वांटिटी भी हमें अच्छी देता है। फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज्ड कोरियर एजेंसी और ट्रांसपोर्ट कंपनी विच प्रोवाइड्स अ सर्विस रेगुलरली टू अ कंपनी वुड एबल्स टू कंपनी टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ मोर। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, इससे क्या होता है, हमारे बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए, मतलब हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है। कैसे, क्योंकि ये फैसिलिटीज़ हम बाहर से ले रहे हैं, तो हमें अपनी कंपनी में ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना पड़ रहा है, हम अपने मेजर काम पर, मेन काम पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि हमारा काम जल्दी हो पाएगा। और जो सेकेंडरी चीज़ें हैं जिसको हम किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि हमारा बिजनेस एक्सपेंड होगा। उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब हमें क्वालिटी अच्छी मिलेगी तो हमारा अल्टीमेटली क्या होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी मिलेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा और बिजनेस भी एक्सपेंड होगा। नेक्स्ट है नेसेसिटीज़ ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग जो होता है, हम सर्विसेज हम लेते हैं, उसकी नेसेसिटीज़ क्या है, तो इसमें वही कई सारे पॉइंट्स मैच होंगे, जो कि है इन्हांसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब हमारे बिजनेस का ग्रोथ होगा, इन्हांसमेंट होगा, मैक्सिमम ग्रोथ होगी और बेनिफिट होगा। स्पेशलाइज्ड हमें क्वालिटी मिलेगी, बेटर प्रोडक्ट मिलेगा। फिर उसके बाद है सेटिस्फैक्शन ऑफ मोर नीड्स, और क्योंकि ह्यूमन की नीड क्या है, अनलिमिटेड है और वो कभी ख़त्म नहीं होती है, तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, हमारे जो नीड्स है वो सेटिस्फाइड होते हैं। फिर ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी, आपको पता है कि इससे आपको क्वालिटी बेटर प्रोवाइड होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेनिफिट ऑफ आउटसोर्सिंग, मतलब आउटसोर्सिंग सर्विस से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, यही सारा है। इससे आपको स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड होती है, आपको सेपरेट डिपार्टमेंट आपको अपनी कंपनी में किसी काम के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट, अलग से कोई कंपनी या डिपार्टमेंट नहीं खोजना पड़ता है, जिससे कि इकोनॉमी अच्छा होता है, मतलब हमारी इकोनॉमी बचती है। उसके बाद हमें सर्विसेज प्रोवाइड हो जाती है और उसकी स्पेशलिटी होती है, हम अपने मेन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, हर रिस्क कम होता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें परमानेंट काम नहीं चाहिए, कुछ टेम्परेरी, कुछ टाइम पे चाहिए, तो इसके लिए हमें बाहर से सर्विस, बेटर सर्विस प्रोवाइड होती है, अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं खोलना पड़ता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विस। नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विस। तो मतलब यहाँ पे पूछा है आउटसोर्सिंग के कितने सारे टाइप्स होते हैं, तो जो कि अलग अलग एजेंसीज होती हैं वो अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल, कोरियर, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस। तो ये जैसे फाइनेंशियल है तो ये फाइनेंशियल से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कोरियर है तो ये सिर्फ कोरियर की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग। तो जैसा नाम है उसी बेसिस पे वही काम के लिए स्पेसिफिक एजेंसी जो है वो उसी से रिलेटेड काम हमें देते हैं और उसके बदले हमारे जो भी उनका फिक्स्ड रेट अमाउंट है वो लेते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटीएम। एटीएम क्या है, तो क्या है एटीएम, आप सबको पता है,
आपको बैंक की तरफ से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको एक ATM कार्ड प्रोवाइड करती है विच इज़ कॉल्ड ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। तो इससे क्या होता है, हम इससे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और अपने अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ATM। तो ATM का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, ATM मशीन से। सो ATM card there is a variety of name of bank card which is MAC, money access card, client card, key card, cash card among other. Most payment cards such as debit card, credit card can also functions as ATM card. ATM card only cards are also available. Charges and property cannot be used as ATM card. ATM कार्ड जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द यूटिलिटी ऑफ ATM। सो ATM की यूटिलिटी क्या है? ऑल ATM मशीन्स एट अ मिनिमम विल परमिट कैश विड्रॉल्स। जितनी भी ATM मशीन होती है वो क्या करती है, हमें ATM से पैसे निकालने के लिए परमिट करती है, मतलब वी कैन विड्रॉल आवर कैश विद द हेल्प ऑफ ATM। Okay, so ATM network, the machine is also affiliated. They will report the amount of withdrawal and any free charges by the machine. तो वो मशीन से क्या करते हैं, उसकी हेल्प से हम कैश विड्रॉल कर लेते हैं without any charges. So most bank and credit union will permit routine account related banking transaction at the bank. Now uses of non-ATM. Non-ATM क्या है? Some ATM card can also be used as a branch of identification. कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम ब्रांच में जाकर आइडेंटिफिकेशन के थ्रू ATM का यूज़ करते हैं। द एबिलिटी टू यूज़ ATM कार्ड इज स्टोर EFT POS purchase or refund in no charges allowed. However, if the ATM card is also debit card, it may be used for a pin based debit transaction. ये क्या पिन बेस्ड डेबिट ट्रांजेक्शन्स होता है जो कि, और हम इसे डेबिट कार्ड भी बोलते हैं। If the merchant is affiliated with the credit or debit card network of the card issues, bankers have long argued with merchants over the fees that can be charged by the bank for such transaction. Now smart card, we talk about the smart card. Smart card क्या है? Smart card typically a type of chip of card. स्मार्ट क्या होता है? एक चिप कार्ड होता है जो प्लास्टिक का बना होता है, जो कि ATM कार्ड की तरह होता है, बट इसमें एक मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जिसमें ट्रांसैक्ट डेटा होता है, जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ उसमें स्टोर होता है जो कि प्रोसेस करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्ड चिप, मतलब उस कार्ड में चिप लगा रहता है। सो द कार्ड डेटा इज ट्रांजेक्टेड बाय अ रीडर दैट अ पार्ट ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। जो होता है वो रीडर की तरह काम करता है, विच इज़ रिलेटेड टू कंप्यूटिंग सिस्टम दैट आर इनहांस्ड विथ स्मार्ट कार्ड आर इन यूज टुडे थ्रू आउट सेवरल की एप्लीकेशंस। आज की डेट में अगर हम बात करें तो स्मार्ट कार्ड का यूज़ ऑलमोस्ट हर जगह होता है और कई तरह से होता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्मार्ट कार्ड। अब हम बात करते हैं स्मार्ट कार्ड के यूजेस के बारे में। तो स्मार्ट कार्ड इम्प्रूविंग दैट कन्वीनियंट एंड सिक्योरिटी ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। स्मार्ट कार्ड क्या करता है, ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए। द प्रोवाइड टैम्पर प्रूफ स्टोरेज ऑफ यूजर्स एंड अकाउंट आइडेंटिटी। स्मार्ट कार्ड सिस्टम हैव प्रूवन टू बी more reliable than other machines like magic strip and barcode, with many studies showing card read life and reader life improvement, demonstrating much lower cost। काफ़ी ज़्यादा इसके मेंटेनेंस का लोअर कॉस्ट होता है, जिससे कि हमारी लाइफ के ऑलमोस्ट काम बहुत आसान हो जाते हैं। एंड स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड वाइटल कॉम्पोनेंटेड सिस्टम सिक्योरिटी। यह हमारे सिस्टम को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, और कई सारी जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करते हैं, लाइक पेमेंट से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों से के लिए हम अपने स्मार्ट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर 5 जो है ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग सर्विस, उसके बाद जो 2 टॉपिक था स्मार्ट कार्ड एंड ATM कार्ड, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।